गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा ये प्रेजेंट वीडियो +2 इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर में काफी कुछ है डिस्कस करने वाला, जैसे कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक प्लानिंग की, हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिमेरिट्स। बट मैं इस प्रेजेंट वीडियो में आप लोगों के साथ इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग, कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग के फैक्ट्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के हमारे क्या क्या फीचर्स रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेना जरूरी है कि आखिरकार प्लानिंग है क्या। वैसे तो प्लानिंग आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़ा होगा, फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी पढ़ा होगा। यहां पे कॉमन डेफिनेशन जो प्लानिंग की दी गई है कि हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वेल इन एडवांस जो है डिटरमिन करना है, जो इनफैक्ट करेक्ट भी है। बट ये डेफिनेशन जो हमारे पास प्लानिंग की है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं चलेगी, ये 100% करेक्ट नहीं बैठती, क्योंकि हमने ये जो प्लानिंग की डेफिनेशन करनी है, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में डिस्कस करना है, जो कि आप मेरे सामने देख भी रहे हैं। यहां पे बोला गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द प्रोसेस in which central planning authority sets certain objectives to be achieved within specific period of time, keeping in mind all available resources of the country। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये डेफिनेशन जो हमारे सामने इकोनॉमिक प्लानिंग की लिखी गई है, इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस हुए हैं, और ये डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आप लोगों को शो जरूर करने हैं। जैसा कि सबसे पहले यहां पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का डिस्कशन हुआ। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का मतलब ये जो किसी भी कंट्री में प्लानिंग बनाने का काम है, एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है। हमारी कंट्री में प्लान बनाने का काम नीति आयोग का है, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन थी। इसके बारे में अभी कुछ ही देर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देन ये जो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जो किसी भी कंट्री को अचीव करने हैं। ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म, 1 साल के, 5 साल के, और हम आज की तारीख में तो 15-15 साल के भी प्लान्स बना रहे हैं। देन टाइम पीरियड, कितनी देर के अंदर हमें ये टारगेट अचीव करना है, हमें ये स्पेसिफाई करना है, जैसे कि मैंने बताया 1 साल, 5 साल या 15 साल। देन रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, जो कि मेंशन हुआ कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रख के ही टारगेट फिट किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे टारगेट फिट कर दें जिसको अचीव करने के हमारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है दोस्तों। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके बाद जरा हम इंडिया के अंदर प्लानिंग के जो फैक्ट्स हैं, इसको स्टडी करेंगे। दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मैं अभी आपके साथ कंटेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, ये न सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि जनरल नॉलेज को बूस्ट करेंगे ये पॉइंट्स। रादर ये आपके कोई कंपटीशन एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, उसमें भी ये पॉइंट्स काम आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है, वो 1950 में सेटअप करी गई। 47 में आजाद हुए थे और 1950 में हमने प्लानिंग करने की सोची, और इसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप की, और ये प्लानिंग कमीशन पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में सेटअप करी गई, और पीसी महलनोबिस को ही हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहते हैं। देन दोस्तों, इसके बाद हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट किया 1951 में, 1 अप्रैल, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल 1951 में हमने अपना जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। अब जब ये प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुई थी, तो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लानिंग के मॉड्यूल पे प्लानिंग करनी स्टार्ट करी थी कि 5-5 साल के प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान फर्स्ट जो है अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ, और तब से लेकर अब तक दोस्तों हम 12 5 ईयर प्लान और इसके साथ 6 एनुअल प्लान भी कवर कर चुके हैं। अब यहां पे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जब हमारा मॉडल 5 ईयर प्लान का था तो हमने एनुअल प्लान क्यों स्टार्ट किया? उसका कारण यह है
कि 5 ईयर प्लान को बनाने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। सो जब हमारा 5 ईयर प्लान, एक 5 ईयर प्लान खत्म हुआ और दूसरा 5 ईयर प्लान स्टार्ट होना है, बट हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो मीनवाइल हमने 5 ईयर प्लान ना स्टार्ट कर ओनली एनुअल प्लान को ही इंप्लीमेंट किया। और ऐसा हमारे पास 6 बार हुआ जहां पे हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी, तो इस वजह से हमें एनुअल प्लान्स को लॉन्च करना पड़ा। तो दोस्तों, अब ये जो प्लानिंग कमीशन का काम है, ये सिर्फ और सिर्फ 2015 तक ही रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 जनवरी 2015 को हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। तो यानी कि प्लानिंग कमीशन जो एंड हो गई वो 31 दिसंबर 2014 को प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और हमने नीति आयोग को फॉर्म किया। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने काफी सारी पुरानी चीजों को चेंज किया, जिसमें से एक नीति आयोग का फॉर्मेशन था, नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 को सेटअप करी गई। और ये नीति आयोग दोस्तों 15-15 साल के प्लान बनाती है, जो कि प्लानिंग कमीशन 5 साल के प्लान बनाती रही, नीति आयोग 15 साल के प्लान बनाती है। फर्स्ट प्लान जो स्टार्ट हुआ 2015 को और ये 2030 तक कंटिन्यू रहेगा। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नीति आयोग के चेयरमैन होंगे और इसके अलावा जितनी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूटी के गवर्नर्स हैं वो नीति आयोग के मेंबर्स रहेंगे दोस्तों। सो ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स थे प्लानिंग के, जो न सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है आप सभी के लिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने तरीके की होती है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आपने +1 में भी किया होगा। ये इकोनॉमी जनरली 3 तरीके की होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे मार्केट या फिर लेज़र-फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। देन मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम एक एक करके सारी इकोनॉमी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफियर नहीं करती इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस एनीथिंग एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू कंज्यूम एनीथिंग। ऐसी इकोनॉमी में जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जब प्रोड्यूसर को लगाम दे दी जाती है इकोनॉमी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के कंट्रोल में होते हैं और प्रोड्यूसर ही सारी इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर लेता है। देन दोस्तों, ऐसी इकोनॉमी के क्या मेरिट्स होंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे? यहां पे प्रॉफिट और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई होगा। कारण क्या है? जब प्रोड्यूसर को फ्रीडम दे दी गई है तो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। सो ऐसे में न सिर्फ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है बल्कि कंट्री का ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। और एक एडवांटेज जो हमें डेफिनेशन से ही मिल जाती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को फ्रीडम है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की और कमोडिटी को कंज्यूम करने की। बट ये कहना गलत होगा कि ये लेज़र-फेयर इकोनॉमी में सिर्फ एडवांटेजेस है, बट ये लेज़र-फेयर इकोनॉमी डिसएडवांटेजेस से फ्री भी नहीं है। ये क्या डिसएडवांटेजेस है? यहां पे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, तो यहां पे वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट को प्रायोरिटी देता है, वेलफेयर को जनरली कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। ग्रोथ तो आती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, बट वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रोथ विदाउट जस्टिस है यहां पर। देन दोस्तों, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी आ जाती है। अमीर और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। इनइक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोला जाता है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे इकोनॉमी की पूरी लगाम गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ही सारी इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। यहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन सोशल वेलफेयर होता है।
पुरानी वाली इकोनॉमी में इससे पहले जो पड़ी थी वो प्रॉफिट था, बट यहां पे वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर को ध्यान में रखकर काम करती है और सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होंगे और गवर्नमेंट ही सारी इकोनॉमिक डिसीजंस लेगी, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। तो एडवांटेज क्या आएगा? ये एडवांटेज यहां पे हमें देखने को मिलता है कि यहां पे वेलफेयर प्रमोट होता है, ग्रोथ भी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्री की न सिर्फ ग्रोथ चाहती है बल्कि वेलफेयर भी चाहती है। दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हमें आसानी होती है। प्लस यहां पे हमें इनइक्वालिटी कम होती हुई नजर आती है, इक्वलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ नजर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट गरीबों के बारे में भी सोचती है और उनकी इंप्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचेगी, उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देने के बारे में भी सोचा जाएगा। बट यहां पे भी हमें कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पे ग्रोथ रेट कंट्री का जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क के ऊपर काम करती है। यहां पे हमने लिखा है, रेड टेपिज्म का जिक्र किया है, पेपर वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस है। पेपर वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस होने की वजह से हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट रिड्यूस हो जाता है। रीजन भी, जो हमें डिसीजंस लेने हैं, जो हमें प्लान करना है, वो प्लान इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं होते दोस्तों। देन उसके बाद गवर्नमेंट के हाथ में ही सारी जिम्मेदारियां हैं, गवर्नमेंट ने ही सब कुछ करना है, तो यहां पे करप्शन एंड इनएफिशिएंसी के एलिमेंट भी सामने देखने को मिलते हैं हमें। देन दोस्तों उसके बाद हमारे पास है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें हमारी ही कंट्री में देखने को मिलता है। इस मॉडल के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। दोनों के को एग्जिस्ट करने की वजह से ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ग्रोथ भी होता है एंड प्रॉफिट। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव जो रखती है वो ग्रोथ और प्राइवेट सेक्टर जो ऑब्जेक्टिव रखता है वो प्रॉफिट। देन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के हाथ में होते हैं और इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपने अपने हिसाब से अपने अपने डोमेन के अंदर लेते हैं। देन मेरिट्स, ये सिस्टम वेलफेयर को प्रमोट करता है क्योंकि गवर्नमेंट की प्रेजेंस है। ये सिस्टम ग्रोथ भी लेकर आता है क्योंकि जो है प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस है और इस वजह से ग्रोथ विद जस्टिस हो जाता है, क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट ने कर दिया और ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर ने कर दिया, तो ग्रोथ विद जस्टिस हो जाएगा। और यहां पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी रिमूव होती है क्योंकि पब्लिक सेक्टर की प्रेजेंस की वजह से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाती हैं और सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है पुअर पीपल को। इस वजह से यहां पे इकोनॉमिक इक्वालिटी भी देखने को मिलती है। यहां पे कुछ डीमेरिट्स हमें देखने को मिलेंगे कि गवर्नमेंट की प्रेजेंस की वजह से करप्शन, इनएफिशिएंसी रहेगी और गवर्नमेंट की प्रेजेंस की वजह से रेड टेपिज्म, डिले इन डिसीजन मेकिंग रहेगा और प्राइवेट सेक्टर जहां पर भी होगा वहां पर वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी दोस्तों। सो ये थे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जहां पे हमने 3 डिफरेंट तरीके की इकोनॉमी, उनके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास टॉपिक है व्हाई प्लानिंग वाज नीडेड। अब जब हम आजाद हुए, 47 में हम आजाद हुए थे और 50 के अंदर हमने 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग को फॉर्म किया, तो प्लानिंग की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसको जरा एक बार जानते हैं। 1947 को जब हम आजाद हुए उस समय 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इनकी बहुत ज्यादा पुअर थी। कंट्री के रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड थे। ऐसे में अगर हम बिना प्लानिंग के अपनी कंट्री को चलाते तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाते और हम अपने सेट टारगेट्स को अचीव ना कर पाते। प्राइवेट सेक्टर को लगाम दे दी जाती तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखता। ऐसे में 70% लोगों का वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाता। इसीलिए एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की जरूरत महसूस हुई जो गवर्नमेंट के अंदर ही होगी, जो कंट्री के वेलफेयर, ग्रोथ, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने गिवन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके और 70% लोगों के वेलफेयर को भी जो है ध्यान में रखे, कंट्री ग्रो भी कर जाए और वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी अचीव ना हो, रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इसीलिए हमें प्लानिंग की जरूरत महसूस हुई। सो दोस्तों 1951 से लेकर अब तक जो हम प्लानिंग करते आए हैं, चाहे वो
प्लानिंग कमीशन के अंडर हो, चाहे वो नीति आयोग के अंदर हो, ये प्लान्स को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स उन ऑब्जेक्टिव्स को बोला जाता है जो कि हर प्लान के अंदर डिस्कस हुए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज तक 12 5-year प्लान, 6 एनुअल प्लान्स कवर कर चुके हैं और हमारा 15 इयर्स का प्लान अभी चल रहा है। हम उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं जिनका जिक्र हर प्लान के अंदर हुआ, वाइल जिनका जिक्र एक आध प्लान के अंदर हुआ उसको हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। अब ये जान लेना जरूरी है कि हमारी प्लानिंग के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। दोस्तों यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में से जो अभी मैं आपको 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में, तो इनमें से कोई भी एक या दो ऑब्जेक्टिव्स आपको सेपरेटली पूछे जा सकते हैं 3 से लेकर 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो ये हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, आइए एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ करना हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसका जिक्र 1951 से लेकर आज तक हम करते आए हैं। अब यहां पे मैं एक बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट बताना चाहूंगा। जनरली हम जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब एक ही लेते हैं, लेकिन एक होने के बावजूद भी ये दोनों डिफरेंट है। किस तरीके से आइए जानते हैं। से फॉर एग्जांपल आज के साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में कंट्री ने 100 करोड़ की गुड्स प्रोड्यूस की, तो हमारी कंट्री का जीडीपी 100 करोड़ का होगा, क्योंकि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो 100 करोड़ की गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जीडीपी 100 करोड़ का हुआ। अगले साल हमने 120 करोड़ की गुड्स प्रोड्यूस कर दी, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ। 100 से हम 120 पे चले गए। उसके अगले साल हम 140, फिर 160, लगातार गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट आता रहता है, जीडीपी ग्रोथ कंसिस्टेंट हो जाती है, तो बन जाता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर साल जीडीपी ग्रोथ जब होने लग जाएगा तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। सो हमारी जो प्लानिंग रही है, इसका ऑब्जेक्टिव यही रहा कि हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाएं। सो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, और बेहतर टेक्नोलॉजी भी यूज करनी होगी, और हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग इसी को फोकस कर रही है। देन दोस्तों हमारे पास सेकंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह नहीं होता कि कंट्री में हर एक पर्सन काम कर रहा हो। याद रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हर उस इंसान को काम मिल जाए जो मार्केट वेज रेट पे काम करना चाहता है। जो अपनी मर्जी से बेकार बैठा है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, उसको हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं करते। सो यहां पे ये ऑब्जेक्टिव क्या कहना चाहता है कि अगर कंट्री की ग्रोथ हो रही है तो उस कंट्री की ग्रोथ का बेनिफिट हर पर्सन को मिलना चाहिए, और इनफैक्ट हर पर्सन को ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से एक घर के हर एक मेंबर को उस घर की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उस घर की अगर इनकम बढ़ती है तो घर के हर मेंबर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह कंट्री में हर पर्सन को कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कंट्री की ग्रोथ का बेनिफिट भी हर एक पर्सन को ही मिलना चाहिए। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जयप्रकाश रोजगार योजना, ऐसे तमाम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। देन इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है इक्विटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीरों गरीबों के बीच में ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसको रिड्यूस करना। इस ऑब्जेक्टिव को हम 2 लेवल पे टारगेट कर रहे हैं, रीजनल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पे तो अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, और टैक्स का मनी गरीबों की वेलफेयर पे खर्च कर दिया जाता है सब्सिडी की फॉर्म में। और रीजनल लेवल पे जो हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इन बैकवर्ड स्टेट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा
इंडस्ट्री सेटअप हो सके, यहां पे भी लोगों का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अपलिफ्ट हो सके। देन दोस्तों हमारा फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है, ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है हमारी टेक्निकल नॉलेज और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट आए। इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के दो एस्पेक्ट है, एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड सोशल आउटलुक। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बोलता है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, एडवांस कंट्रीज के जैसी ही हो, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी अच्छी हो बल्कि टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी हो। सोशल आउटलुक कहता है कि हमें कन्वेंशनल विजडम को छोड़ना है, पुरानी सोच को छोड़ना है। हमने सिर्फ जो है मशीनें ही एडवांस नहीं यूज करनी, हमने अपनी सोच को भी एडवांस करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हम ग्रो कर पाएंगे। देन हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर भारत, जो कि हम आज की तारीख में जिक्र कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो आत्मनिर्भर भारत है, इसकी रूट्स जो है हमारी प्लानिंग के स्टार्टिंग से ही है। आत्मनिर्भर भारत हम 1951 से ही बनाना चाह रहे हैं। ये जो है सेल्फ सफिशिएंसी हमारी प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है। हम स्पेशली फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते रहे हैं और हमें काफी हद तक यहां पे सक्सेस भी मिला। जब 1965 में वॉर चल रहा था तो फिर यूएस ने हमें थ्रेट किया कि वॉर बंद करो नहीं तो फूड की सप्लाई बंद कर देंगे, क्योंकि हम अपना फूड ज्यादा से ज्यादा वहीं से इंपोर्ट कर रहे थे। तो उस समय हमने रियलाइज किया कि हम जो है फूड के मामले में जो है किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने इस चीज के ऊपर फोकस किया और ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने अपनी कंट्री में बिल्कुल पॉसिबल बनाया, जो कि मिड 60s के दौरान ही हमारी कंट्री में पॉसिबल हुआ। आज की तारीख में कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में जो है वो आत्मनिर्भर है। हम न सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं बल्कि हम इन चीजों को एक्सपोर्ट भी करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं। सो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे पास है कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका जिक्र एक आध प्लान के अंदर हुआ है, हर प्लान के अंदर नहीं हुआ। जैसे कि मैंने अभी आपको यह भी बोला था कि हम 12 डिफरेंट 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुके हैं। हर प्लान के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को फोकस किया गया है। अब सारे ऑब्जेक्टिव्स तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इनको लर्न कर लें, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर को किस प्लान के अंदर फोकस किया गया, फर्स्ट प्लान के अंदर। देन इंडस्ट्रीज को किस प्लान के अंदर फोकस किया गया, सेकेंड। पॉवर्टी को 6th में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को 7th 5 ईयर प्लान के अंदर इंपॉर्टेंस दी गई है दोस्तों। सो ये हमारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं प्लानिंग के। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स रहे हैं। सबसे पहले प्लानिंग का फीचर रहा है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये डेफिनेशन के अंदर भी था। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्लान्स बन रहे हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाती है। ये सेंट्रल अथॉरिटी पहले जो थी प्लानिंग कमीशन और अब है नीति आयोग। ये सेंट्रल अथॉरिटी ही पूरी कंट्री के प्लान्स बनाती है। देन हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। शुरू से लेकर अब तक, स्पेसिफिकली 1991 तक हमने गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग हमारी कंट्री में पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। तो हम लोगों ने यह सोचा कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंडर रहे। प्राइवेट सेक्टर के अंडर अगर हमने रखा तो वो प्रॉफिट को ध्यान में रखकर काम करेंगी। तो हमने गवर्नमेंट इंडस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर। बट इसका मतलब यह नहीं है कि हमने अपनी कंट्री में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं होने दिया। इनफैक्ट हमने, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था, पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो सेक्टर हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करने थे, बट प्राइवेट सेक्टर को बैकफुट पे रखा। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो है लगाम कस के रखी गवर्नमेंट ने। इनके लिए लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट, ये सारी पॉलिसीज लगा दी गई। देन दोस्तों इसके बाद हमारा फीचर है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज, इनको इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज भी बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन एंड स्टील, इन इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बोला जाता है। कहा जाता है, माना जाता है, अगर ये इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेंगी तो बाकी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाएंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के बगैर बाकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, इसीलिए हमें इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया। ये 1951 से लेके 1991 तक ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी को बोला जाता है जहां पे हम गुड्स बाहर से ना मंगवाकर अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाएंगे। जो चीजें नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि क्रूड ऑयल, वो तो हम मंगवाते ही रहेंगे। जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों ना उन गुड्स को अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस किया जाए। इससे न सिर्फ हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो है फॉरेन करेंसी की जो आउटफ्लो हो रही है वो बचेगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होगा, हमारा जीडीपी भी ग्रो करेगा दोस्तों। देन इसके बाद हमारे पास पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। हम अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन जो हमें ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल भी मिला था, इस वजह से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब हमने अपनी पास्ट लर्निंग से लेसन लिया और आजादी के बाद अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन देने के लिए जो हम इंपोर्ट चीजें करेंगे उनके ऊपर हम हैवी टैक्सेस इंपोज करेंगे, ताकि वो प्रोडक्ट महंगे हो जाए और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कोई भी थ्रेट ना मिले दोस्तों। देन इसके बाद हमारे पास है इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया। हम अपनी जीडीपी का एक रीजनेबल पार्ट सेव करेंगे और उसे इन्वेस्ट करेंगे। जानकारों की माने तो किसी भी कंट्री का जीडीपी जो है 25% ऑफ जीडीपी शुड बी इन्वेस्टेड, तभी वो कंट्री ग्रो कर पाएगी। और ये हमने इसी के ऊपर फोकस करते हुए आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो 34% के करीब हमारा जो जीडीपी है वो इन्वेस्ट हो जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल हो या वो इकोनॉमिक हो, इसकी डेवलपमेंट के लिए अपनी जीडीपी का एक रीजनेबल पार्ट इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे 7 डिफरेंट पॉइंट्स थे, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। मैंने अपने इस प्रेजेंट वीडियो में आप लोगों के साथ इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग, कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। देन मैंने प्लानिंग के शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे और साथ ही मैंने ये 7 डिफरेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।